आज के चुनावी मैच में योगी आदित्यनाथ 80-20 के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरे थे। 80-20 इसलिए कि 80% हिंदू वोटर्स और 20% मुस्लिम वोटर्स, और इस फॉर्मूले की मदद से उन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की। और अखिलेश यादव जाट प्लस मुस्लिम वोटों की सोशल इंजीनियरिंग के साथ आज मैदान में उतरे थे। और इस बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन ने बीजेपी के उम्मीदवारों को काफी हद तक बांध कर रखा और ऐसा लगता है कि वो शायद खुलकर खेल नहीं पाए। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर 60.17% वोटिंग हुई है। ये शाम 6 बजे तक के आंकड़े हैं और वोटिंग 7 बजे तक चली है, इसलिए यह आंकड़ा अभी बदल भी सकता है। पिछली बार इन्हीं सीटों पर 63.5% वोटिंग हुई थी, यानी 2017 की तुलना में इस बार कम वोट डाले गए हैं। दूसरी बात, जिन 11 जिलों में वोटिंग थी उनमें से 7 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% या उससे ज्यादा है। इनमें मुजफ्फरनगर जिला भी है जहां लगभग 41% मुस्लिम आबादी है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहां 2017 की तुलना में 1 से 2% तक ज्यादा वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है इस बार वहां ज्यादा वोटिंग हुई है और जो मुस्लिम वोटर है उसने बढ़ चढ़कर बाहर निकलकर जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है। किन जिलों में कितनी वोटिंग हुई है आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे जिलों के नाम हैं। 2022 यानी आज जो वोटिंग प्रतिशत है वो है और 2017 का वोटिंग प्रतिशत भी आप देख सकते हैं। और इस टेबल को जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ज्यादातर इलाकों में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोट डाले गए हैं। कम वोट डालने से मतलब होता है कि वोटर की जो दिलचस्पी है इस चुनाव में वो पिछले चुनावों के मुकाबले कम है। वोटर ने कम इंटरेस्ट दिखाया, वोटर घर से बाहर नहीं निकला और वोटिंग बूथ तक नहीं गया। पिछली बार के मुकाबले कम लोगों ने वोट डाला। पिछली बार बीजेपी को इन 58 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी। सोचिए 58 में से 53 सीटें जीत ली थी। एक तरीके से क्लीन स्वीप था बीजेपी का। जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बीएसपी को भी सिर्फ 2 और राष्ट्रीय लोकदल को तो 1 ही सीट मिली थी पिछली बार। लेकिन आज इन सीटों पर वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग दिखाई दिया है और कम वोटिंग परसेंटेज का मतलब है बीजेपी को नुकसान। आज वोटिंग के दौरान जी न्यूज की टीम इन सभी सीटों पर मौजूद थी और हमारा अनुमान यह है कि इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने जबरदस्त तरीके से मतदान किया है, जबकि हिंदू वोटर्स में उत्साह पिछले चुनाव के मुकाबले कम देखा गया। और उत्साह कम दिखने का मतलब है बीजेपी का नुकसान होना। आप मतदान केंद्रों पर मुस्लिम वोटर्स की ये लंबी लंबी लाइन आज देख सकते हैं और ये अपने आप में बता रही है कि इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा क्यों था। अब देखिए बीजेपी की रणनीति, योगी आदित्यनाथ की रणनीति क्या थी। उनका फॉर्मूला था 80-20 का फॉर्मूला, यानी बीजेपी 20% मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर बाकी 80% हिंदू वोटर्स को एकजुट करने पर जोर दे रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि मुस्लिम वोटर हमें वोट नहीं देगा, इसलिए पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 80% जो हिंदू वोटर है ये अपनी अपनी जातियों में ना बंटकर रह जाए, बल्कि सारी जातियों को तोड़कर, सब वर्गों को तोड़कर, उच्च जाति के लोग, निचली जाति के लोग, सब लोग इकट्ठे 80% के इस ब्लॉक में आ जाएं, यानी इसको एक तरीके से एकजुट कर दिया जाए। यह थी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रैटेजी। उनकी जो पूरी नजर थी वो इस 80% वोट पे थी और उनकी यह कोशिश थी कि जब तक उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, हिंदू वोटर, वो जाति पाति के आधार पर वोट देगा तब तक बीजेपी नहीं जीत सकती। इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी यह है कि जातियों के आधार पर जो अलग अलग छोटे छोटे वोट बैंक बन गए थे उन दीवारों को तोड़ दिया जाए और एक कंबाइंड 80% का ब्लॉक बनाया जाए। यह थी उनकी रणनीति। और 20% को जाने दिया जाए। अगर 20% जाते हैं अखिलेश के साथ तो जाएं, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाएं। लेकिन अखिलेश यादव ने 20% मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रखा और 80% हिंदू वोटर्स को सोशल इंजीनियरिंग के तहत अलग अलग हिस्सों में बांट दिया
और इसके लिए जबरदस्त तरीके से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है। तो अखिलेश यादव की रणनीति यह है जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने क्या किया, समाज को योगी आदित्यनाथ ने तो दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे, लेकिन अखिलेश यादव ने 20-20% वाले 5 हिस्सों में बांट दिया। और उन्हें यह समझ में आ गया कि 20% मुसलमान तो उनके साथ है ही, अब वो बाकी की जो सोशल इंजीनियरिंग करके बाकी की छोटी छोटी जातियों को भी अपने साथ लेते हैं। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर में 41% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस जिले की 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। यह स्मार्ट पॉलिटिक्स है, यानी 41% मुसलमान है तब भी एक भी मुसलमान कैंडिडेट को नहीं उतारा समाजवादी पार्टी ने। और हमारा अनुमान है कि आज मुस्लिम वोटर्स ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में के पक्ष में एकजुट होकर वोटिंग की है। यानी हो सकता है कि कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम वोटर्स दूसरी पार्टियों के पास गए हों, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों ने इसी गठबंधन को वोट दिया है। मुसलमानों के अलावा इन सीटों पर जाट समुदाय के वोटों का भी अच्छा प्रभाव है। और आज जिस फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव और आरएलडी उतरे थे वो यही था, मुस्लिम प्लस जाट। लेकिन ये जो आपके सामने चार्ट है इसे मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये असल में फॉर्मूला तो है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें आपको 20% मुसलमान हरे रंग से दिख रहे हैं और इसके अलावा 80% हिंदू वोटर केसरी रंग से दिख रहे हैं, भगवा रंग से दिख रहे हैं। अब अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो ये है कि जो 80% भगवा वाले वोटर्स हैं इन्हें भी बांट दिया जाए अलग अलग हिस्सों में, और इसीलिए उन्होंने उसमें भी फूट डाल दी और इस पूरे वर्ग को बांट दिया। यह उनकी रणनीति है। अब अगर अखिलेश यादव इसे इसी तरीके से बांटने में कामयाब हो गए जैसा हमने आपको दिखाया है, तब अखिलेश यादव इस बार बाजी मार लेंगे इस इलाके से। और अगर यह बंटवारा नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ जैसा चाहते थे कि ये जो आप जो सैफरन कलर का ये जो देख रहे हैं पूरा 80% ब्लॉक, अगर ये एकजुट रहा तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 71 में से 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर मुस्लिम और जाट वोटर्स एक होकर वोटिंग कर दें, एकजुट हो जाएं, तो उस पार्टी के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। और जैसा कि हमने आपको बताया, मुस्लिम वोटर्स ने तो एकजुट होकर मतदान किया है, साथ ही बीजेपी जाट वोटर्स को भी तोड़ने में शायद इस बार उतनी कामयाब नहीं रही जितनी पिछली बार रही थी। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के दौरान हमारे रिपोर्टर्स ने जो देखा वो अब हम उसके हिसाब से आपको यह अनुमान बता रहे हैं। इसके मुताबिक लगभग 65% जाट वोटर्स ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी को वोट दिया है और 35% जाट वोटर्स आज भी बीजेपी के साथ है। यानी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव मुसलमान और जाट वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग करने में कामयाब रहे हैं। अब आप यह भी कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटर तो पहले चरण की वोटिंग में एकजुट रहा, लेकिन हिंदू वोट का विभाजन हो गया। तो आपके लिए आसान भाषा में जो बात है वो ये है कि मुस्लिम वोटर एकजुट हो गया पूरा की पूरा 20% एक साथ, और जो 80% हिंदू वोटर था वो जातियों में बंट गया। बीजेपी विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने से बीजेपी दबाव में आ गई थी इस बार, और उसने इन सीटों पर कई विधायकों के टिकट नहीं काटे जिनके काट देने चाहिए थे। यानी बीजेपी असल में बड़ी संख्या में अपने पुराने विधायकों के वोट काटना चाहती थी, नए उम्मीदवार लाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ये कर नहीं पाई क्योंकि अचानक से जो निचली जातियों के जो नेता हैं और जो दलित नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने एक के बाद एक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया। बीजेपी दबाव में आ गई और उसे लगा कि अगर उसने और विधायकों के भी टिकट काट दिए तो ये विधायक भी भाग जाएंगे और माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में बीजेपी को वो टिकट वापस रिपीट करने पड़े। यानी योगी और बीजेपी के खिलाफ तो कोई लहर नहीं थी। तो कल जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, योगी सरकार के खिलाफ भी कोई लहर नहीं है, यह बात सही है, लहर नहीं है। असल में लहर है बीजेपी के स्थानीय विधायकों के खिलाफ। और अगर बीजेपी ने ज्यादा संख्या में टिकटें काट दी होती और नए कैंडिडेट ले आई होती तो उसे फायदा होता। पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 14 विधायकों के टिकट काटे हैं, बाकी सब पुराने विधायकों को टिकट दे दिए और इसी से उनका नुकसान हो रहा है। इस समय
हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी और मथुरा से हमारे दूसरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। दिन भर आज इन्होंने वोटिंग को बहुत करीब से देखा है और क्या हुआ है ग्राउंड जीरो पर वो उन्होंने समझा है। अब हम इनसे बात करते हैं और ये आपको बताएंगे कि इनका अपना विश्लेषण क्या है, क्योंकि देखिए स्टूडियो में बैठकर विश्लेषण करना अलग बात है और जो व्यक्ति ग्राउंड जीरो पर है, जो वोटर से लगातार मिल रहा है, एक के बाद एक पोलिंग बूथ का के वहां पर जा रहा है, उसका विश्लेषण अलग ही होता है। इसलिए पहले मैं रवि के पास चलूंगा। रवि, आपका आज का विश्लेषण क्या कहता है? सुधीर जी, अगर आज के विश्लेषण को लें और 58 सीटों की खाली बात करें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी और जिस सामाजिक समीकरण की आप बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से 58 में 53 सीटें बीजेपी जीत कर लाई थी और जो पिछले बार का कॉम्बिनेशन था, पिछले बार जाटों ने 80% के आसपास 80 से 90% कहा जाए तो बीजेपी को पोल किया था, यानी 2017 में, और इस बार उल्टा होता दिख रहा है। लगभग 65 से 70% जाट जो है बीजेपी से नाराज होकर दूसरे खेमे में जा रहे हैं, यानी गठबंधन को पोल कर रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसान बीजेपी के साथ दिख रहा है जो आज के डेट में दिख रहा है। जो मुस्लिम वोटर की बात है तो अगर आप गौर करें तो बिहार चुनाव में जो मुसलमान वोटर डिवाइड हुआ था, कहीं ना कहीं ओवैसी को वोट डाला था और वहां सरकार बनते बनते रह गई थी तेजस्वी यादव की, तो उसको देखने के बाद बंगाल में और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड दिख रहा है कि मुस्लिम वोटर डिवाइड नहीं हो रहा है। चाहे ओवैसी कोशिश कर ले, चाहे मायावती की बात कर रहे हैं, मायावती की गौर करने वाली बात है कि पिछले बार 58 में से 30 ऐसी सीटें थी जिसमें मायावती दूसरे नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, और अगर बात करें जयंत की पार्टी को तो महज 3 सीटों पर 2 नंबर पर थे। तो वैसी स्थिति में जो मुस्लिम वोटर है वो एकदम एक तरफा खड़ा है अखिलेश यादव के साथ और गठबंधन के साथ, मायावती से वो छिटक गया है। और मायावती का जो वोटर है खास तौर पर, उसमें कहीं ना कहीं एक चांस मिलता है बीजेपी को, एक फायदा बीजेपी को यहाँ एज जो दिख रहा है, जो वाल्मीकि वोटर है खासतौर पर जो दलित में जाटों को छोड़कर, वो बीजेपी के साथ जा सकता है। देखिए 2 वजह है उसकी, एक तो गरीबों के लिए जो सरकार की स्कीम चल रही है उस वजह से, दूसरा जो दलित समाज है उसका हमेशा जाटों से या मुसलमानों से लड़ाई होता रहता है। तो वैसी स्थिति में वो चाहेगा कि इनकी दादागिरी और इनकी सत्ता नहीं आए, तो इसलिए जो ओबीसी कास्ट है खास तौर पे जाटों को छोड़ के उसने बीजेपी के लिए मतदान किया है। महिलाओं ने भारी संख्या में बीजेपी के लिए मतदान किया है कि महिलाओं को लगता है कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, इसलिए बीजेपी को मतदान किया है। तो ये बीजेपी के साथ एज है, बीजेपी को नुकसान होगा, 10 से 15 सीटों का ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सुधीर जी, कैराना जो पलायन की धरती कहा जाता था, पलायन के लिए सबसे ज्यादा चर्चित रही थी, कैराना में 75% पोलिंग हुआ इसी दौर में। बाकी जगह भले वोटिंग कम हुआ, लेकिन कैराना में सबसे ज़्यादा वोटिंग इसलिए हुई है कि वहाँ पोलराइजेशन हुआ है। जो 80-20 चाहते थे कहीं ना कहीं कोशिश कराने योगी जी, वो वहाँ दिखा है, क्योंकि वहाँ लोग लड़ते हैं, वहाँ लोगों की समस्या है, मुसलमान समाज के साथ जो लड़ाई चलती है, लोगों को पलायन करके घर छोड़ के भागना पड़ा है, तो वो चाहते नहीं है कि किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव और ये जो जयंत की जोड़ी है उसको बढ़त मिले। तो वहाँ जबरदस्त लड़ाई है और वहाँ जो हार जीत का फैसला होगा, चाहे फासला होगा, बहुत कम होगा। तो कुल मिला जुलाकर इस इलाके में बात करें फर्स्ट फेज में, तो जयंत और अखिलेश की जोड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और बीजेपी घटत के साथ पीछे जा रही है, और इसका मैसेज पूरे आगे चुनाव में जाएगा। देखिए पहले और दूसरे फेज का जो मतदान होता है किसी भी स्टेट में, जो लंबा फेज चलता है, उसका मैसेज आगे तक जाता है। तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा और बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करती है सेकंड और थर्ड फेज में, ये देखने वाली बात है। विशाल, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो मुसलमान वोटर है वो तो एकजुट हो गया, लेकिन हिंदू वोटर जो है वो बट गया। लेकिन उसमें भी ठाकुर, निषाद, बनिया, सैनी, आधा ब्राह्मण, वाल्मीकि, खटी, कश्यप, लोधी, ये सारा जो वोट है ये बीजेपी के साथ जा रहा है। तो क्या हम ये माने कि ये वाला जो ब्लॉक है ये संख्या बल में उस दूसरे ब्लॉक से जो इस समय समाजवादी पार्टी के पास है उससे ज्यादा है, उससे बड़ा है? देखिए सुधीर जी, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो उसमें मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत और उसमें हापुड़, ये जो कुछ जिले आते हैं, यहाँ पर सैनी, कश्यप, गुर्जर, ठाकुर, इस वोट का बोलबाला थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर हम पश्चिमी यूपी में सिर्फ जाट और मुस्लिम वोट की ही चर्चा करते आए हैं। और अगर हम आगरा की तरफ बढ़ते हैं, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इस बेल्ट में निषाद वोट भी ठीक ठाक संख्या में कुछ सीटों पर है। अगर हम आज का वोटिंग ट्रेंड देखें तो इसमें जाट प्लस मुसलमान का कॉम्बिनेशन अखिलेश जयंत जो बना रहे थे उसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने पाले में जो उनके
उनका वोट बैंक 2014 से जुड़ा था, जिसमें खासतौर पर ठाकुर, बैकवर्ड में निषाद, सैनी, कश्यप, ये इन जातियों का वोट बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटिंग परसेंटेज जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, एक उदाहरण हम देते हैं, कैराना में 75% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट, जो कि बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, वहां मात्र 45% वोटिंग हुई है, जो शाम 6 बजे तक के आंकड़े आए हैं। सुधीर जी, इसके अलावा जो 58 सीटें हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन दोनों ने सोशल इंजीनियरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। जैसे 58 सीटों में से सबसे पहले सपा आरएलडी की अगर हम बात करें तो 22 ओबीसी टिकट दिए थे, जबकि बीजेपी ने 23 ओबीसी टिकट दिए थे। सपा आरएलडी की हम बात करें तो लगभग 10 सीटों पर जाट कैंडिडेट सपा आरएलडी ने दिए थे और 12 सीटों पर बीजेपी ने जाट कैंडिडेट दिए थे। गुर्जर की अगर हम बात करें, सपा आरएलडी ने 7 कैंडिडेट दिए थे। जी विशाल, आखिरी बात, और आपके पास 30 सेकंड है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जो मामला है, अब देखिए, लोग वहां ये कहते हैं फसल एक साल बर्बाद हो गई तो दूसरे साल भरपाई हो जाएगी, लेकिन बेटी को कोई उठा ले गया तो इसकी भरपाई कैसे होगी? ये वाला जो फैक्टर है, ये कितना चला है? 30 सेकंड है आपके पास। सुधीर जी, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है और बीजेपी के फेवर में एक ये सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दिखाई दिया है। और इसके अलावा अगर देखें तो किसानों की एक थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई दी है, लेकिन महिलाएं और जो पश्चिमी यूपी में खासतौर पर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और फिर अलीगढ़, यहां पर कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ा है। रवि, 30 सेकंड में अगर आप बता सकें। जी सर। बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है सुधीर जी। इसका कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाएं खास तौर पे आप गौर करें तो महिलाओं से आप जब रैंडमली बात करते हैं, सड़क चलते बात करें, घर जाके बात करें, और 2 वजह है। एक तो महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता है। देखिए, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, वो गरीब घर में जो पैसा जा रहा है सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाता है। तो वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमें जो है कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी है, हमें घर का एक तरह से कहा जाए लीडर बना दिया है। साथ साथ उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। अगर आप उत्तर प्रदेश जाना चाहते थे और इस वक्त 9, साढ़े 9 में अगर आप निकलना चाहते तो पहले नहीं जाने की हिम्मत करते आप बागपत के रास्ते में। आज खुल के जा रहे हैं। आज हमारे रिश्तेदारी भी उस इलाके में है, तो उस इलाके में लोग जाना पसंद करते हैं। लेट नाइट भी जाते हैं तो उनको डर नहीं है। और महिलाओं के लिए देखिए, हर आदमी चाहता है कि महिला सुरक्षित रहे, हमारे घर की महिला भी और दूसरे के घर की महिला। तो महिला का जो इशू है, सुरक्षा का इशू, ये बहुत मायने रख रहा है। इसलिए महिलाएं भी वोट कर रही हैं और महिलाओं की वजह से तमाम और क्लास के लोग भी वोट कर रहे हैं। और महिला सुरक्षा का मामला ये है कि दूसरे जो दबंग लोग हैं, जो जाट हैं चाहे मुस्लिम है, इनकी दबंगई से भी जो लोग परेशान रहते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि इनकी सत्ता है। इस वजह से भी लोगों ने पोल किया, महिलाओं ने भी और बाकी लोगों ने भी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जब चुनाव लड़े जाते हैं तो हम सिर्फ वोट बैंक की बात करते हैं, जातियों के वोट बैंक, धर्म के वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है, लेकिन सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की बात नहीं हो रही है। इस बार एक बहुत बड़ा टेस्ट है और हमें यह देखना होगा कि इस वोट बैंक को क्या विकास के जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, क्या इस वोट बैंक की दीवारों को ये तोड़ेंगे? अगर इन्होंने तोड़ दी ये सारी दीवारें तो फिर योगी बहुत आराम से वापस आ जाएंगे, और अगर ये दीवारें नहीं तोड़ पाई तो भी योगी वापस आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर 100 सीटें भी बीजेपी की कम कर लेंगे, 75 जिलों में से एक सीट भी अगर बीजेपी की कम हो जाए तो भी 75 सीटें ही कम होती हैं। उसके बावजूद बीजेपी के पास इतनी संख्या होगी कि वो अपनी सरकार तब भी बना लेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.